हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 27वां लेक्चर है, जिसमें हम कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा करेंगे। चूँकि हम यह महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करेंगे, जहाँ आवश्यक होगा हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे और टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, एटली के द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? संसदीय दल का गठन क्लेमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। इसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? गठन तो पहले ही कर दिया गया था 46 में ही, लेकिन भारत वह मार्च में आया 1946 में। ये महत्वपूर्ण है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, 24 मार्च को। आगे यहाँ कुछ नोट है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन ने भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। इसमें शामिल दो अन्य व्यक्ति थे, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात कैबिनेट मिशन की हो रही है। इसमें अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन थे? ये कैबिनेट मिशन के तो अध्यक्ष थे ही, लेकिन ये भारत सचिव थे, जिसे हम भारत मंत्री भी कहते हैं। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। और दो अन्य व्यक्ति कौन कौन से थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये तीनों व्यक्ति, पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री, स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। तो ये कैबिनेट मिशन में कुल कितने व्यक्ति थे? तीन सदस्यीय था। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। आए तो ये अपना नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो भी कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। आगे, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल। 1946 में लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय थे। लॉर्ड बेबल के बाद कौन आएंगे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। उस समय लॉर्ड बेबल भारत के वायसराय थे। आगे है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? किसकी बात हो रही है? पूर्ण समर्थन की। महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी ने इसे पूरी तरीके से मान लिया था। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें अलग संविधान सभा की बात की गई, बस इसमें एक बात की चर्चा नहीं थी, वह था पृथक एक राष्ट्र बनने, जो कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान नाम से बनना था। इसकी चर्चा कैबिनेट मिशन में नहीं थी। तो आप याद रखिए, कैबिनेट मिशन में भी इसकी बात नहीं की गई थी। मुस्लिमों ने इसी के लिए, कैबिनेट मिशन के लिए ही 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। उन्होंने कहा कि हमें अगर पृथक राष्ट्र नहीं मिलेगा तो हम
छेड़ देंगे कार्यवाही दिवस। और यह कलकत्ता में मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। उस समय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? शहीद सुहरावर्दी थे, सुहरावर्दी। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यही याद रखिएगा 16 अगस्त को मनाया गया था 1946 को कैबिनेट मिशन के विरोध में मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे है कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रावधान जो किए थे प्रमुख थे कौन कौन? भारत की एकता बनाए रखी जाए, कोई भी कार्य किया जाए लेकिन उसमें भारत की एकता बनाए रखी जाए, अर्थात पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार किया गया। आगे है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दी गई। आगे भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। इससे पहले हमने देखा कि भारत में ब्रिटिश सरकार दो तरीके से शासन कर रही थी, एक पर प्रत्यक्ष रूप से, एक पर अप्रत्यक्ष रूप से। प्रांतों को जो कि 11 प्रांतों में बांटकर शासन कर रही थी और देसी रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने कहा ये सब दोनों मिलाकर प्रांतों और रजवाड़ों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। उसकी चर्चा कैबिनेट मिशन में की गई। आगे संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा यह इसी के द्वारा, जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। वो कैबिनेट मिशन में ही इसका प्रावधान किया गया था और देशी रियासतों से प्रतिनिधि भी शामिल थे। आगे है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? उन्होंने कहा इस बात को अस्वीकार कर दिया कि आप क्यों नहीं मेरे पृथक राष्ट्र को मान रहे हैं। बाकी अन्य बातों को उन्होंने कैबिनेट मिशन के मान लिया। 16 अगस्त को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया। माना तो कैबिनेट मिशन की योजना को, लेकिन कहा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट मिशन में पृथक राष्ट्र की बात नहीं की गई थी, उसकी एकता बनाए रखने की बात की गई थी। आगे है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? हिंसक घटनाओं को शांत करने गांधी जी नोआखाली में गए थे 1946 ईस्वी में। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब गांधी जी नोआखाली में ही थे। नोआखाली कहाँ है? बांग्लादेश में, वर्तमान के बांग्लादेश में। उस समय भारत का एक हिस्सा था। आगे है नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई। यह माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई। वो माउंटबेटन कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे। उन्होंने कहा कि जिस विवेक और साहस से गांधी जी ने नोआखाली में जनता को शांत कराया है, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी फोर्स चाहिए होती है। उस फोर्स, इतनी बड़ी फोर्स का काम केवल एक व्यक्ति ने किया, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी। आगे वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? संविधान सभा की बात की जा रही है। ये एक संविधान होनी चाहिए, संविधान बनेगा, भारत का एक संविधान होगा। जब आज़ादी मिलेगी या जब हम अपना कार्य करेंगे तो संविधान बनाएंगे। वह किस अधिवेशन में किया गया? 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। उस गया अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि एक संविधान होगा जो कि भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। गया अधिवेशन बिहार में है। गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी 1922 के। आगे है संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। पूरी तरीके से कैबिनेट मिशन को मान लिया गया है। बस मुस्लिम लीग ने कहा हमें
पृथक राष्ट्र चाहिए। उसको प्रत्यक्ष रूप से तो माना नहीं गया था, इसीलिए उन्होंने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया था। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी की सजा दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशफाक उल्लाह खां एक पहले ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में फांसी दी गई थी, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208 सीट हुए, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों ने चुनाव जीते और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। सबसे अधिक यही दो याद रखिएगा कि जिसमें से 296 सीटें कांग्रेस को मिली, 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को, 15 अन्य को मिलकर, इन सब ने मिलकर एक संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान किया, जो कि बाद में बीच में पाकिस्तान की मांग के मुद्दे पर लीग अलग हो गया था। आगे है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आगे है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि संविधान सभा की पहला सत्र था। आगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया? अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब दूसरी बैठक हुई। इसमें 3 डेट आप बहुत याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 क्यों महत्वपूर्ण है? चूँकि 11 दिसंबर को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। दूसरा सत्र 11 दिसंबर 1946 को हुआ संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष रहे संविधान सभा के। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसीलिए तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, 9, 11 और 13। आगे है, वायसराय वेबल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? अभी माउंटबेटन नहीं आए हैं, उससे पहले वेबल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण वेबल के द्वारा दिया गया था। आगे है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान सभा की बैठकें तो 9 दिसंबर से होने लगी, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर से किया गया। आगे है, लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को, जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वेबल के प्रस्ताव रखने पर, तब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए। इसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को उन्होंने अंतरिम सरकार में भाग ली। आगे है, यहाँ पे अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है। कौन से सदस्य थे और उन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू
को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। विदेश मामलों का मंत्रालय दिया गया था। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले दिए गए थे और उस समय ये उप प्रधानमंत्री माने जाते थे क्योंकि वायसराय माउंटबेटन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय था, इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रियासत संबंधी मामले अंतरिम सरकार में। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। ये अंतरिम सरकार के आवंटन है मंत्रिमंडल का। C.H. भाभा को कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। आसफ अली को अर्थात अरोड़ा आसफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आया, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। लियाकत अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लियाकत अली वित्त विभाग। जब पैसा ही जिसके हाथ में होगा उसी की मुख्य सत्ता होगी। संविधान सभा के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। तो याद रखिए कि संविधान सभा जब अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा टॉपिक था जो कि कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और संविधान सभा से संबंधित था। वैसे ज़्यादा तो नहीं कवर किया गया है इसमें, लेकिन जितने प्रश्न थे उसको हमने कवर कर लिया। इस लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।